देखिए आज हम समझेंगे यहाँ क्लास 10th की विज्ञान और अध्याय हमारा है इसमें 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और आज के जो हम इस क्लास में टॉपिक समझेंगे आयनिक यौगिक व इनके गुणधर्म, ठीक है। और जो बुक में जो क्वेश्चन मिलेगा, बुक में क्वेश्चन है कि धातु व अधातु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, तो वो जो रिलेटेड है वो आयनिक यौगिकों से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसमें समझेंगे एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्य पुस्तक के पाठ्यरहित प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। और ये हमारी इस वीडियो की वीडियो नंबर 3 है। तो देखिए आज हम इस क्लास में समझेंगे 10th क्लास की विज्ञान और अध्याय 3 है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और इस क्लास में आज हम जो समझेंगे आयनिक यौगिक व इनके गुणधर्म, ठीक है। धातु एवं अधातु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और इसके साथ साथ हम समझेंगे यहाँ एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यनिहित प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ आयनिक यौगिक व इनके गुणधर्म। धातु व धातु, धातु एवं अधातु किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। तो देखिए आज जो हमें इसमें समझना है धातु एवं अधातु किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं करती है, इस टॉपिक को आज हमें इसमें समझना है आज की क्लास में। तो देखिए इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, धातु व धातु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करती है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आयनिक यौगिक के बारे में। क्या पढ़ना पड़ेगा? आयनिक यौगिक के बारे में कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। यदि आप आयनिक कंपाउंड को या आयनिक यौगिक को समझ जाओगे तो बड़े आसानी से धातु और अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, यहाँ समझेंगे हम पहले आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आयनिक यौगिक की बड़ी सीधी सी परिभाषा है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहेंगे, यहाँ आयनिक यौगिक या संयोजी यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से हमारे स्थानांतरण से बनते हैं अभी हम समझेंगे इसको, जल्दी से नोट करो, फिर आगे इसका हम थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे इसको। सुनो ध्यान से। तो आयनिक यौगिक किसको कहेंगे, दो बातें याद रखो इसमें। कितनी? दो बातें। कौन सी? धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहेंगे हम, आयनिक यौगिक। तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा इसको मतलब को समझते हैं हम आगे। देखिए इसके मतलब को समझते हैं। यहाँ करिए आपके सामने एक उदाहरण लिया गया है। क्या लिया गया है? NaCl का, NaCl का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो सब एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको आता है। चलिए तो अब हमें इन दोनों का दो परमाणु है, इसमें दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो इसमें दो परमाणु, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 11 नंबर पे होता है, ये परमाणु क्रमांक इसका 11 है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2, 8 और 1 इस तरह से। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जब हम परमाणु क्रमांक निकालेंगे 17 का, तो कैसे निकालेंगे, 2, 8 और 7। अब हमें देखना होता है यहाँ इनका अष्टक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, एक अष्टक सिद्धांत। तो अष्टक सिद्धांत क्या कहता है? अष्टक सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपनी संयोजी कक्षा में, मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, संयोजी कक्षा में। तो संयोजी कक्षा कौन सी होती है? जो लास्ट वाली कक्षा होती है उसको हम बोलते हैं संयोजी कक्षा। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ, संयोजी कक्षा। संयोजी का मतलब ये होता है जिससे वो साझेदारी करने वाली है, संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा। तो इसमें ये करते हैं पूरे अपने अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जरा दिमाग लगाओ, ये 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करेंगे कैसे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इनको 2 कार्य करने पड़ते हैं। अब दोनों में से कोई सा भी एक कर सकता है। देखो कैसे। तो एक तो करेगा यहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। क्या कर सकता है? त्याग सकता है। त्यागने का मतलब दान कर सकता है किसी को। और एक करेगा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का मतलब ये है कि किसी से उधार भी ले सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ सोडियम को ले लेते हैं उदाहरण में। सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है, मतलब लास्ट वाली जो कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो अब इनमें से कौन सी विधि को ये इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पे बताइए मुझे। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कैसे त्याग करेगा? देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको त्यागेगा, यहाँ से बाहर निकालेगा। तो बताओ इसके लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? फिर यहाँ 8 बचेंगे। अब आ जाते हैं क्लोरीन के ऊपर। तो क्लोरीन के में है 7 अष्टक, इसको भी पूरा करना है क्योंकि प्रत्येक परमाणु अष्टक पूरा करता है। 101 18 तत्व ऐसे हैं जो सभी के सभी अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, मतलब सब स्थायी बनना चाहते हैं, कंफर्टेबल फॉर्म में आना चाहते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को या तो त्यागना पड़ता है या ग्रहण करना पड़ता है, ये सभी के साथ कार्य होता है इसमें। तो बताओ जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा था ये इसको ग्रहण कर लेगा क्या, और जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो बाहर निकला है यहाँ से, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें आके ऐड होगा यहाँ। और जब यहाँ ऐड होगा तो कितना हो गया, 7 और 1 8। तो देखो इसमें भी 8 हो गए और इसमें भी 8 हो गए। तो इसी को बोलते हैं हम क्या,
संयोजी कक्ष मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो देखो इस तरह से बॉन्ड बनेगा इनमें, तो हम लिखेंगे यहाँ Na और Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये दिखा दिया हमने, यहाँ Na के पास एक इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम दिखा देंगे इस तरह से इनको 7 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या करते हैं, ये करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम का, ये क्लोरीन की तरफ ही चला जाएगा। क्या होगा, क्लोरीन की तरफ ही चला जाएगा। और जो क्लोरीन की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, तो इसने तो दान करा है इलेक्ट्रॉन अपना, तो इस पर जो भी दान करेगा उस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस का आवेश दिखाएंगे उसके ऊपर। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उस पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर आएगा माइनस का चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना ही आवेश लगाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो एक आवेश लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 2 आवेश लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 माइनस लगाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 माइनस लगाएंगे, सीधा सा फंडा है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर एक और उदाहरण समझेंगे अभी यहाँ तक। तो देखिए भाई एक बार और समझ लो, इसको हम बोलेंगे यहाँ NaCl का निर्माण। क्या बोलेंगे इसको, NaCl का निर्माण। और मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ NaCl के निर्माण को किस लिए समझा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे ये पता चल जाए कि धातु अधातुओं को किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। तो देखिए यहाँ धातु ही तो है, सोडियम धातु, पीछे पढ़ के आए, कल वाली क्लास में आपने पढ़ ली, सोडियम धातु है। तो सोडियम जो है यहाँ इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है किसको, क्लोरीन को। और क्लोरीन कैसा है, हमारा अधातु होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 है, यह धातु है। तो यहाँ पे जो भी धातु होंगे वो अधातुओं को इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। तो किस प्रकार से दान करते हैं और इस दान करने की विधि को या दान करने से जो बनने तैयार यौगिक है उनको हम क्या बोलते हैं। तो आज की में हाँ बिल्कुल इस चीज़ को हमें समझेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए सबसे पहले समझ लो हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले इनका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का 11, और जब हम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 1, ठीक है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको एक दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समझाऊं पहले, और आता हो तो अच्छी बात ही है, ठीक है। और नहीं आता हो तो आप जो ना एक काम कर लेना, जो इसकी बेसिक वीडियो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा रखा है उसको देख लेना आप जाके। तो चलिए अब देखो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, 2 8 7, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है। जब 17 का निकालोगे तो 2 8 7। चलो थोड़ा सा फिर भी मैं यहाँ बेसिक आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब देखो क्या होगा, अब हमारा यहाँ से लगता है अष्टक नियम। क्या लगता है, अष्टक नियम। अष्टक नियम जो है इसका सिद्धांत क्या कहता है अष्टक नियम का, कि प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में, जिसका नाम होता है संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की जो कंडीशन होगी वो 2 प्रकार की कंडीशन होगी। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अब वो 2 प्रकार की कौन कौन सी होगी, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग के पूरे करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पूरे करे। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, या तो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा या क्या करेगा, ग्रहण करेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए, उदाहरण मैं आपको बताऊं कि आप गए मार्केट में गए किसी चीज़ को खरीदने के लिए। सपोज करो आपने कोई बुक खरीदनी है, किताब खरीदनी है, और उस किताब का जो प्राइस है 20 रुपये है, और तुम 2 दोस्तों अपने साथ मिलकर गए हो, दोनों दोस्तों में से किसी के पास ही 20 रुपये नहीं है, पूरे 20 रुपये नहीं है। अब क्या है, एक के पास तो मान लो 2 रुपये है और एक के पास है 18 रुपये। किताब आपको खरीदनी बहुत जरूरी है, तो क्या करोगे आप वहाँ पे, तो बताओ वहाँ पे क्या करोगे। तो वहाँ ये कहेगा एक दूसरे से कि भाई या तो तुम मुझे 2 रुपये दे दो, या तो तुम मुझे 2 रुपये दे दो, मैं किताब खरीद लेता हूँ, या फिर मैं अपने 18 रुपये देता हूँ तो तुम किताब खरीद लो। तो किसके लिए रुपये दान देने आसान है बताइए, 2 रुपये वाले को या 18 रुपये वाले को। 2 रुपये वाले को देना आसान है, क्यों, क्योंकि अगर एक बार को उसको लौटा के ना भी दिए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 2 रुपये को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 18 की तुलना में। हमारी बात समझ में आ रही। तो यही कंडीशन इनके अंदर होती है, यही कंडीशन होती है कि यहाँ सोडियम के पास तो है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या काम करता है, क्लोरीन कहता है सोडियम से, भाई या तो आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो अपना, मेरा स्टेप पूरा हो जाएगा, और या फिर आप मेरे 7 इलेक्ट्रॉनों को ले लो, आपका स्टेप पूरा हो जाएगा। लेने पे भी पूरा होगा और देने पे भी पूरा होगा, दोनों को ही फायदा है। हाँ जी, फायदा दोनों को ही होता है, लेने वाले का भी फायदा होगा और देने वाले को भी फायदा होगा। देखो कैसे फायदा होगा, तो यहाँ सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है यहाँ, तो देने से भी तो उसका स्टेप पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो कक्षा ही खत्म, उसकी तो सेल ही खत्म हो गई वो, और जब सेल खत्म होगी तो ये वाली सेल बचेगी, इसकी संयोजी कक्षा हो जाएगी। अब ये 8 लास्ट वाली, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और जो 1 इलेक्ट्रॉन जाता है ये जाता है सीधा क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन को ग्रहण करता है, और जो क्लोरीन जाएगा क्लोरीन के पास जाएगा तो कितना हो जाएंगे इसमें भी 8। और इस प्रकार से इसको भी फायदा है क्योंकि इसका भी है। और ये जो अष्टक नियम होता है ना, अष्टक नियम जो होता है, ये अष्टक नियम का मतलब ये होता है कि प्रत्येक परमाणु अपने को स्थायी बनाना चाहता है। स्थायी शब्द का मतलब क्या होता है, स्थायी शब्द का मतलब ये होता है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। एक हमारा आवर्त सारणी में एक समूह ऐसा है जो पहले से ही ऑलरेडी वो स्थायी होता है, बताओ कौन सा है। आवर्त सारणी में हमारा एक वर्ग ऐसा है जिसके अंदर सभी तत्वों को जो रखा गया, जितने भी तत्व रखे गए वो सभी हमारे कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अक्रिय गैसें होती हैं, या इनर्ट या नोबल गैस। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी, तो मैं एनसीईआरटी में जो पढ़ोगे, बताओ जल्दी कौन सा होगा, जल्दी बताओ। वर्ग नंबर 18, वेरी गुड, वर्ग नंबर 18 क्या तत्व है उसके, बताओ क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको याद करने की, भूल गए। ये तो एस ब्लॉक है, हीना, नीना और करीना, के एक्सरे रंगीन, के एक्सरे रंगीन, ये पूरा वर्ग है 18, पी ब्लॉक के तत्व हैं ये सब, ठीक है। हीलियम को छोड़ करके
सगरे पूरे पी ब्लॉक के तत्व हैं इसमें। और दूसरी बात, सगरे के सगरे हमारे कैसे हैं, ये नोबल गैस हैं, अक्रिय हैं। अक्रिय अक्रिय क्यों है, क्योंकि इनका जो स्टक है ना, स्टक वो पहले से ही ऑलरेडी कंप्लीट है, पहले से ही ना तो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे ना ग्रहण करेंगे, ये जैसे है अपने आप में स्थायी है, पहले से स्थायी है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? और यहाँ से क्वेश्चन आप अभी देखोगे, आगे चल के क्वेश्चन आएगा आपके सामने। चलिए तो हम समझते हैं आगे दूसरा उदाहरण NaCl का समझ में आ गया सभी के। और दूसरा समझते हैं एक और उदाहरण इसी प्रकार से। समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लो हमने ले लिया यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ले लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगली बार मैग्नीशियम ऑक्साइड को समझेंगे और ये जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से आएंगे पेपर में। किस नाम से आएंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से, कि निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पूछता है आते बनाने को, तो कैसे बनाओगे? देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें लगाना होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बताओ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आएगा? मैग्नीशियम का कितना नंबर है? 12। निकालो, कैसे निकालोगे? 2 8 2 निकाल दिया। अब ले लो ऑक्सीजन को, कितना नंबर पाएगा? 8 नंबर पे 2,6। अब देखो ध्यान से, तो इसमें मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो हम रख लेते हैं यहाँ मैग्नीशियम Mg। बताओ कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितनी कक्षा संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितने संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2 बना दो यहाँ, ये बना दी 2। अच्छा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इसके पास कितने संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 बना दो इसको, 6 बना दिए। बात समझ आ रही यहाँ तक? अब क्या होगा बेटे, अब इनका अष्टक पूरा कराना है। तो अष्टक पूरा कराने में तो मैं पता चल होगी क्या होने वाला, तुम बता दो हिसाब लगा के, कि जो मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों की तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? ऑक्सीजन को दान कर देगा वो मैग्नीशियम, और जो दान करेगा तो यहाँ से फिर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ? Mg 2+ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 2+? बताओ। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, और दान करता है तो प्लस लगाते हैं हम, और माइनस और प्लस लगाएंगे यहाँ। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश लगेगा बताओ? ऑक्सीजन के ऊपर -2। क्यों लगेगा -2? बताओ जल्दी से। -2 इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का कर्ज ले रहा है अपने ऊपर। क्या कर रहा है? कर्ज ले रहा है, और जब कर्ज लेता है तो माइनस लगता है। आरी भाषण में जल्दी से नोट करो, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गया। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है इसी प्रकार से, MgCl2। जल्दी से करो। देखो कैसे बनेगा। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन के 2 है, दोनों में से एक का कर लो, दूसरे का ऐसा ही हो जाएगा सेम। तो एक क्लोरीन का निकाल दो 17 का, 2 8 7। तो देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बना देते हैं यहाँ पे, 2 बना दिए। क्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? और क्लोरीन के बेटे 2 है यहाँ, 2 बनाओगे इस तरह से क्लोरीन। जब 2 बनाओगे तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे इसमें बना दो, 2 3 4 5 6 और 7। दोनों का अष्टक पूरा कराना है। 3 यौगिक है, 3 परमाणु, इसमें तीनों का अष्टक पूरा कराना है। तो कैसे पूरा कराओगे बताओ? देखो जल्दी ध्यान से देखो यार, ध्यान से समझते रहिए। देखो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा इस क्लोरीन को, भाई 7 थे पहले से इसके पास, 1 और चला जाएगा तो कितना हो जाएंगे? 8। और जो मैग्नीशियम परमाणु है 1 दे देगा इसको यहाँ, तो 7 इसके पास थे ऑलरेडी पहले से ही, 1 और दे देगा यहाँ, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 8। बस सीधा दिमाग में एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, इनको 8 पूरे कराने इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे अष्टक पूरा कराना है। तो क्या हुआ? तो यहाँ मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दान करे? जल्दी से बताओ मुझे। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दान करे? यहाँ 2, ठीक है। अब क्लोरीन ने कितने लिए? जल्दी से बताओ। तो हम यहाँ करेंगे 2Cl। तो 2 की गुणा कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ क्लोरीन ये है, क्लोरीन ये, तो 2Cl कर लेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन? 1 क्लोरीन 1 ही तो ले रहा है, तो 1 माइनस लगाएंगे इस पर, इस प्रकार से। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। जल्दी से कर लो। देखिए मैं आपको बता दूं, तो हम कह सकते हैं यहाँ अतः, क्या कहेंगे यहाँ? अतः धातु व अधातुओं के बीच, धातु व अधातु की रासायनिक अभिक्रियाएं की अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन कर दो, इलेक्ट्रॉन के दान व ग्रहण करने पर आधारित होती हैं। क्या होंगी? आधारित होंगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग करने पर आधारित होती हैं, आगे बात समझ में आई? तो जो धातु और अधातुओं की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो किस पर आधारित निर्भर करेंगी? वो निर्भर करेंगी हमारी इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने और त्यागने पर आधारित। भाई कौन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, उसके आधार पर हमारी धातु और अधातुओं में अभिक्रियाएं होती हैं। अच्छा यहाँ पर आप लिखोगे आधारित होती हैं, आगे लिखोगे कि धातुएं अधातुओं को इलेक्ट्रॉन क्या करती है बताओ? इलेक्ट्रॉन दान करती हैं जिसके कारण बताइए क्या होगा? धातुओं पर क्या हो जाएगा? जिसके कारण धातुओं पर धनात्मक आवेश का मतलब प्लस का आवेश, धनात्मक आवेश तथा अधातुओं पर क्या होगा बताओ? अधातुओं पर ऋणात्मक
ऋणात्मक, ऋणात्मक बोले तो माइनस, ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो किस पे धनात्मक आवेश आएगा, किस पे ऋणात्मक आवेश आएगा, ये बात आपको पता चल गई। जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और इलेक्ट्रॉन दान कौन करेगा, यहाँ धातु, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, यहाँ अधातु। तो धातु पर आएगा प्लस आवेश, और जो हमारा अधातु होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उस पर आएगा हमारा माइनस का आवेश। ठीक है, अभी उदाहरण मैंने आपको पीछे समझाई है, तो यहाँ पे इसके मैंने डेफिनेशन समझा दी है। अब हम समझते हैं यहाँ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। जल्दी से नोट करो, आगे समझेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब हम आगे समझेंगे यहाँ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो देखिए क्या है इनके गुणधर्म, मतलब इनकी खास बातें क्या क्या है आयनिक यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहली बात याद रखिए, देखिए सबसे पहली बात याद क्या रखोगे कि जो आयनिक यौगिक होंगे वो कैसे होंगे, ठोस अवस्था में होंगे। क्यों होंगे ठोस अवस्था में, सबसे बड़ी बात आती है कि ठोस अवस्था में ही क्यों होंगे भाई, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में क्यों नहीं होते भाई। आयनिक यौगिक हमारे ठोसी अवस्था में क्यों होते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। तो देखिए वो इसके लिए मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ एक चित्र समझते हैं, जो आयनिक यौगिक हमारे होते हैं, आयनिक यौगिक प्लस और माइनस के आवेश से मिलकर बने हुए होते हैं। अभी आपने बात समझिए पीछे, किससे होंगे, प्लस और माइनस के आवेश से। मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है ऐसे। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये NaCl की स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास की केमिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस के बाद माइनस, और यहाँ माइनस के बाद फिर प्लस, और प्लस के बाद माइनस, और फिर यहाँ प्लस, और इसी प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। यहाँ तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर प्लस, और यहाँ माइनस। इसी प्रकार से क्रम हमारा चलता रहेगा। ये तो ये जो अवस्था तुम देख रहे हो, इसी व्यवस्था के क्रम के कारण इनकी जो अवस्था होती है वो कैसी होगी, ठोस अवस्था। क्योंकि इनका जो क्रम होता है ना, जो सीक्वेंस है, वो बहुत ही हमारा सिस्टमाइज होता है। सिस्टम का मतलब सिस्टम से रखे हुई है, बहुत ही क्रम से रखे हुई है, तरीके से रखे हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे प्लस है तो कहीं पे माइनस, कहीं पे माइनस तो कहीं पे प्लस, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तुम देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक क्रम दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा, किधर भी साइड में आप देख लो, चाहो तो आप ऐसा देख लो, चाहो आप ऐसा देख लो, दिखाई दे रहा है क्रम दिखाई दे रहा है। देखो इधर को देखोगे तो प्लस माइनस क्रम बन गया, इधर को देखोगे तो प्लस माइनस बनता चला जाएगा ऐसे ही। तो एक बहुत ही लंबी दीर्घ प्रास अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही दीर्घ प्रास व्यवस्था पाई जाती है इनके अंदर, इसलिए कैसे होते हैं हमारे ठोस पदार्थ होते हैं। यहाँ तक बात समझ आइए तुम्हारी। अच्छा दूसरी बात समझिए, ये जो यौगिक होंगे वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब क्यों, भंगुर का मतलब क्या होता है, देखो भंगुर का मतलब ये है कि जी अगर इनको हम थोड़ा सा प्रेशराइज करें ना, इनको थोड़ा सा प्रेशराइज करें इन ठोस अवस्था को, ये तो ये बहुत जल्दी से आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे ये। अब टूट कैसे जाएंगे, देखो जो टूटने से इनका जो क्रम होगा, क्रम क्या होगा। अच्छा एक चीज और बताऊं तुम्हें, इसमें देखो पहले जो ठोस अवस्था मैंने आपको बताई थी, तो इनके बीच में ना एक बल लगता है, एक बल। कौन सा बल लगेगा, उसका बल का नाम क्या होगा, उनका बल का नाम होता है आकर्षण बल। कैसा होगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल, या इसका एक नाम और है अंतराणवी बल भी हम इसको कहते हैं। मतलब दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, उसको बोलते हैं अंतराणवी बल, या प्लस माइनस के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, एक ही बात होती है। और ये बहुत ही हाई पावर का होता है इनके बीच में। हाई पावर का इसलिए होगा क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में लगता है, तो ये एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जब भंगुर प्रकृति में आते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा, मतलब टूट जाते हैं बहुत जल्दी से, आसानी से। चलिए आगे देखिए, तीसरी बात, इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे, अधिक। मतलब इनको आयनित करने के लिए हमें ज़्यादा हाई पावर की जरूरत पड़ेगी। क्या होगी, ज़्यादा हाई पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से नोट करो यहाँ तक पहले इसको। तीन बातें हो गई, चौथी बात समझिए, ये यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायक का मतलब कैसा होता है, जैसे पेट्रोल, पेट्रोल मतलब मिट्टी का तेल, इस तरह से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन जिसे हम कहते थे, पीछे पड़ गए थे। मैग्नीशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन करा था आपने, तो ये वही है, में घुलनशील होते हैं। तो इसका लॉजिक समझिए यहाँ क्या कह रहा है, जो आयनिक यौगिक होंगे वो जल में तो घुलनशील होंगे, जल में मतलब जल में तो घुल जाएंगे बहुत सारी, जैसा नमक है। आयनिक यौगिक का एक सबसे उदाहरण बता दूं आपको, नमक है, नमक जो नमक है उसको कंपेयर करते जाओ सभी के साथ। तो नमक जो होता है ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, भंगुर प्रकृति का होता है, मतलब उसको बहुत जल्दी से हम घोल सकते हैं, किसी के अंदर भी घोल देते हैं नहीं, वो बहुत जल्दी से टूट जाएगा। तो हम इस पॉइंट को समझ रहे थे कि ये यौगिक जो होंगे, मतलब जो नमक होगा वो जल में तो घुलनशील होगा, जल में तो घुल जाता है, नहीं घुलता पानी में, घुल जाएगा। परंतु कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक कौन कौन से, जैसे कि पेट्रोल हुआ या मिट्टी का तेल हुआ, इनमें आसानी से नहीं घुलेगा वो। ठीक है, घुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुलेगा, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं केवल। ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं वो सब चीज़ें हम आगे समझेंगे अभी। ठीक है, ध्रुवीय विलायक, अब जो हमारे ध्रुवीय विलायक होंगे वो आयनिक यौगिकों में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन जो हमारे अध्रुवीय विलायक होते हैं वो उनमें नहीं घुल पाते। ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 5, तो देखिए ये यौगिक जो होंगे ठोस अवस्था में, घुलित अवस्था, ठोस में तो कैसे होंगे, हमारे विद्युत के कुचालक होंगे। जैसे नमक है, अब तुम देख रहे हो नमक में अगर ऐसे ही सादा सिंपल नमक में आप करंट दोगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे ही नमक को आपने पानी के अंदर घोल लिया और घोलने के बाद आप उसमें करंट दोगे तो क्या होगा, तो फिर वहाँ करंट आएगा, क्योंकि वो विद्युत का फिर सुचालक हो जाएगा वहाँ। ठीक है ना। तो मतलब इसका ये है कि जो ठोस पदार्थ, मतलब जो ठोस अवस्था में है, ये यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यदि ठोस अवस्था में रहेगा तब तक तो विद्युत का कुचालक है, जब तक तो उसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको गलित अवस्था में बदल दिया, गलित मतलब उसको गला दिया, पानी में घोल दिया, घोलने के बाद वो किसमें बदल जाएगा, विद्युत के सुचालक में बदल जाएगा, मतलब फिर वो विद्युत का कंडक्टर बन जाएगा, विद्युत को प्रवाहित करना शुरू कर देगा वो। एक इसका उदाहरण भी हम समझेंगे, और ये आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है आपका। क्या दे रखा है, देखिए एक हम बहुत बड़ा बीकर लेते हैं, जल्दी से नोट करो, इसको आगे समझेंगे इसे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। हो गए, चलिए देखिए भाई, ये यौगिक कैसे होंगे, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक तथा गलित अवस्था में कैसे होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। ठोस में तो कुचालक होंगे और गलित में सुचालक होंगे। तो गलित के सुचालक के लिए देखो मैंने आपको उदाहरण समझा रहा हूँ एक।
तो हम क्या करते हैं, इसके हम जांच कर सकते हैं अपने घर पे आराम से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। हम क्या करेंगे, बीकर लेंगे इस तरह से, एक ले लिया हमने बीकर, और इस बीकर के अंदर आपको 2 छड़ लगा देनी है। क्या लगा देनी है, ग्रेफाइट की छड़, 2 छड़ लगा दोगे इस तरह से। ये ग्रेफाइट की छड़ की होगी हमारी, और ग्रेफाइट की एक छड़ हमारी ये होगी, ठीक है, जो हमारी एक एनोड कार्य करेगी, कैथोड कार्य करेगी, प्लस का एक माइनस का कार्य करेगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर बीकर के अंदर हम भर देंगे लाउड का विलयन। सपोज करो आपने नमक को ही घोल के नमक का पानी इसमें भर दिया, ठीक है, लाउड विलयन भरते हैं। अब लाउड विलयन भरने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे ताकि हमें ये जांच पड़ जाएगा बल्ब हमारा जल रहा है या नहीं जल रहा है, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है। उसको हम एक जोड़ देंगे बैटरी से। तो जब हम इसको लगा के देखेंगे इसके स्विच को, तो स्विच को लगाने से हमें ये दिखाई देगा कि इसका जो बल्ब होगा वो जल जाएगा, और जलने से हमें ये पता चल जाएगी कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और इसी पॉइंट में यही बात आपको बताई गई है। क्या बताई गई है कि ये यौगिक जो होंगे ठोस अवस्था में कैसे होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे, मतलब कोई भी विद्युत धारा से प्रभावित नहीं होगी, सीधी सी बात ये है। लेकिन जैसे ये गलित अवस्था में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। जल्दी से इसका डायग्राम को बनाओ और यहाँ तक का उदाहरण नोट करो। अब हमारा यहाँ आयनिक यौगिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम समझेंगे आयनिक यौगिकों से रिलेटेड जितने भी हमारे एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे यहाँ, नोट करो जल्दी से भाई। अब हम यहाँ समझेंगे एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यरहित प्रश्नों के किस प्रकार से उत्तर हम लिखेंगे, यहाँ किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्या कह रहा है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो किस प्रकार से लिखने को आती है। ये क्वेश्चन आया कई बार पेपर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसा लिखोगे, इसका सोल्यूशन डालोगे यहाँ। तो सबसे पहले सोडियम लिखोगे यहाँ Na, और इनका बनाओगे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या नंबर पर आता है, 11 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखोगे, 2 8 1, ठीक है। इसके सामने है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाओगे इसकी। सोडियम लिखोगे ऐसे सोडियम, और इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में यहाँ एक बिंदु दिखा दोगे, ये एक बिंदु, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कर दोगे इतना काम। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन सा है फिर, ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखो भाई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा इसका, 2,6। तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ लिखोगे इसके साथ में है ऑक्सीजन, उसके सामने ऑक्सीजन लिखोगे, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन लगाओगे चारों तरफ, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, है आसान। इसी प्रकार से हम लिखेंगे तीसरे को। तीसरा कौन सा है, मैग्नीशियम। तो बताओ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 नंबर पे आएगा। और जब 12 नंबर के इलेक्ट्रॉन विन्यास को निकालोगे, कैसे निकालोगे, 2 8 और 2। बताइए कैसे बनाओगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कितने डॉट लगाओगे इसके आसपास में, 2 ही तो लगाओगे। 12 कैसे लगा दोगे, 2, क्योंकि संयोजी कोष में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके में, 2। जब संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट लगा दो इसके पास। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, डॉटेड स्ट्रक्चर। जल्दी से करिए, आगे हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन का हल देखिए कैसे करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, इसको दोबारा समझने की जरूरत है, बताओ इसे दोबारा समझाऊं, आगे समझ में एक बार में ही, बहुत अच्छी बात। चलो देखो दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O एवं MgO के निर्माण को दर्शाइए। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में आपको कराए थे, जब आयनिक यौगिक की परिभाषा कराई थी, तो उसी के उदाहरण में समझाए थे, नहीं समझाए थे मैंने, बिल्कुल समझाए थे। एक बार और देख लो, ठीक है, और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे Na2O का निर्माण। क्या समझेंगे यहाँ, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण, Na2O का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले हम करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। भाई यहाँ सोडियम और ऑक्सीजन 2 परमाणु रखे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। 11 नंबर पाता है सोडियम, बताओ कितना आ जाएगा, 2 8 1। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, जरूरत पड़ेगी रखे रखो संभाल के। ऑक्सीजन कितना, 8, तो क्या होगा 2,6। बताओ, या तो बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम ये करेंगे कि यहाँ लेंगे सोडियम और यहाँ लेंगे ऑक्सीजन। अच्छा, सोडियम के कितने हैं इसमें, सोडियम के 2 है, सोडियम के 2 है, तो एक Na यहाँ ले लो, एक Na यहाँ ले लो, बीच में ले लो ऑक्सीजन, ले लिया ऑक्सीजन। तो अब इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके पास भी 1, दोनों को 1 दे दिया। ऑक्सीजन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब हम क्या करते हैं यहाँ, अब बताओ इनका अष्टक पूरा करवा दो। अष्टक पूरा कैसे करवाओगे, जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तभी तो अष्टक पूरा होगा। बताओ भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर ये किसी को दे दे, और देगा किसको, जिसके साथ है दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सोडियम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ऑक्सीजन को, और ये वाला जो सोडियम है ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ सोडियम को। इस प्रकार से दोनों दे देंगे, एक करके दे देंगे। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा भाई 2Na, क्योंकि 2 Na है तो यहाँ लिखेंगे 2Na, और क्या कर देंगे यहाँ प्लस लगा देंगे 1। क्यों, एक क्यों लगा रहे, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ये नहीं देखना कि 2 दान कर रहे हैं इसने, इसलिए हमने यहाँ पहले 2 की गुणा कर लिया है उसमें, तो आवेश 1 ही लगाना है तुम्हें। अच्छा, प्लस लगाओ यहाँ। अब प्लस लगाने के बाद ऑक्सीजन कितना लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे -2। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब ग्रहण करे हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, तो इसलिए भैया इसमें -2 लगाएंगे, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान करे हैं एक एक करके दोनों में, तो इस पर प्लस का एक आवेश दिखाएंगे यहाँ। अब अच्छा, हम इसको ये लिख सकते हैं ऐसे कि या क्या बन गया बताओ, ये बन जाएगा हमारा यहाँ Na2O, ये बन जाएगा हमारा यहाँ। जल्दी से नोट करो, एक और MgO का निर्माण भी समझेंगे हम यहाँ। तो ये बताओ Na2O का निर्माण तुम्हारा समझ में आया क्या नहीं आया। अब हम क्या समझेंगे यहाँ, MgO का निर्माण। तो मिटा दें इसको, देखो बेटे MgO का निर्माण, MgO का निर्माण कैसे करोगे जल्दी से बताओ फटाफट। पहले Mg मैग्नीशियम का निकालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। बेटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ कमजोर चल रही थी, कोई मुझे लग रहा है। अब ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन 6
6 या 8? 2,6। अब ले लो मैग्नीशियम, कितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन? 2 बनाओ। ऑक्सीजन के में कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब तुम सोच रहे होगे जी कहीं पर डॉट से बना दो, कहीं पर स्टार से बना दो, ये क्या चक्कर चल रहा है? ये कोई चक्कर नहीं चल रहा है, ये हम अपनी पहचान के लिए 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को बना लेते हैं। इससे यह जांच रहेगी कि जो डॉट है वो मैग्नीशियम की है और जो स्टार है वो ऑक्सीजन की है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, स्टेप पूरा कराना है, करा दो स्टेप पूरा। कराने में क्या है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दे देगा मैग्नीशियम, तभी तो स्टेप पूरा करेगा। यहाँ भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों को खत्म कब करेगा? जब इनको दान कर देगा। यहाँ देखो दान खत्म कर दिए, बचा कितना? 8। यहाँ 6 हो गए और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे ये निकल के आ गए यहाँ, और ये इसमें कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8। तो इस प्रकार से इसमें भी 8 पूरे हो गए और इस प्रकार से इसमें भी 8 पूरे हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से क्या दिखाएंगे? यहाँ भाई मैग्नीशियम पर दिखाएंगे प्लस का 2 आवेश, प्लस के 2 आवेश, और प्लस ऑक्सीजन पर कितना दिखाएंगे? माइनस के 2 आवेश। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि MgO बराबर MgO, ये इसका निर्माण हो गया। तो बताओ दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? दोनों का निर्माण समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखोगे? अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से फटाफट। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे अब की बार, NCERT का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। 3 तत्व X Y और Z दे रखे हैं, कोई भी तत्व हो सकते हैं, वो X Y Z दे दिया उसने नाम के। परमाणु क्रमांक हमें दे दिए हैं, X बराबर 12, Y बराबर 16 और Z बराबर 6। मतलब X का जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है और Y का जो है वो है 16 और Z का कितना है? 6। तो अब आपको इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से? देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? इसका सोल्यूशन लिख दो, इसका हल लिखो। बताओ X बराबर कितना है? X बराबर 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा? 2 8 2। पहले का काम खत्म। Y बराबर आ रहा है, Y बराबर कितना है? 16। 16 का लिखो कितना आएगा? 2 8 6। ठीक है बेटे, और तीसरा कितना है? Z का कितना है? 4 6 है, कितना हो जाएगा? 2,4। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? यस या नो? आ गया। जब हम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 2, और 16 का निकालेंगे तो 2 8 6, और Z का निकालेंगे 6 का निकालेंगे तो 2,4। इसी प्रकार से हम दूसरे का आंसर लिखेंगे। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या लिखोगे? इन तीनों तत्वों में से कौन सा तत्व धातु है? बताइए कौन सा तत्व धातु आएगा? बताओ 12 वाला। वेरी गुड। तो यहाँ आ जाएगा बेटे हमारा X12 तत्व क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। बस ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो। अच्छा ये 12 क्यों हो गया धातु? बताओ जरा, ये 12 वाला धातु क्यों है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए यहाँ बात आती है कि ये जो X12 है या 12X है, ये धातु हमारा क्यों है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही बताया आपने कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो प्लस के 2 आएगी, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होती है वो हमारे सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में पढ़ाई समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में पढ़ाई समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें जो नेक्स्ट वीडियो में समझना है, नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे धातुओं की प्राप्ति। क्या समझेंगे? धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, धातुओं के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है। ठीक है, और तो धातुओं की प्राप्ति और धातुओं को शुद्ध करने की विधियाँ, और धातुओं के हम पढ़ेंगे यहाँ अयस्कों के बारे में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट वीडियो को देखना ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो इसके लिए आज ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, अभी कर लें बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।